नाउ हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो न्यूज़ में रही है, जस्ट मैं आप लोगों को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिकली काफ़ी फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है। ठीक है, पहली चीज़, ये जो न्यू कैलेडोनिया था, ये न्यूज़ में देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इमरजेंसी लगा दी गई थी। अब ये न्यू कैलेडोनिया कौन सी टेरिटरी में आता है? फ्रेंच के अंदर है, स्पेन के अंदर है, यूके के अंदर है या यूएस के अंदर है? ध्यान रखना, सिर्फ ये टर्म ध्यान रखना, इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। यस, अनुष्का ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये बेसिकली एक फ्रेंच टेरिटरी है। न्यू कैलेडोनिया क्या एक फ्रेंच टेरिटरी है, उसके पीछे का रीजन मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है। आप देखोगे यहाँ पर काफी सारे लोग, यहाँ पे एक तरह से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो बेसिकली एक आइलैंड नेशन है, तो बेसिकली कौन कंट्रोल करता है? फ्रांस बेसिकली इसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे कुछ लोग मारे भी गए थे, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। तो यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट होना चालू हुए थे न्यू कैलेडोनिया के अंदर, जो कि फ्रेंच ओवरसीज आइलैंड टेरिटरी है। कहाँ पर आता है? पैसिफिक ओशियन के अंदर। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। न्यू कैलेडोनिया, उसके सामने ओशियन लिख दिया जाएगा, अटलांटिक लिख दिया जाएगा, या बेसिकली इंडियन ओशियन लिख दिया जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि काफी न्यूज में रहा है। तो ध्यान रखना, पहली चीज तो पैसिफिक ओशियन के अंदर है, फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है बेसिकली। यहाँ पर काफी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे और उसके पीछे का रीजन जस्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख दिया है, ब्रिटिश वाला वगैरह, जो पुराना रीजन भी लिख दिया है। तो जस्ट ध्यान रखना, ये टर्म न्यूज में रही थी, न्यू कैलेडोनिया, जो कि एक आइलैंड है, जो फ्रेंच की ओवरसीज टेरिटरी मानी जाती है और पैसिफिक ओशियन के अंदर आता है। यहाँ पे काफी सारे प्रोटेस्ट हुए थे, काफी सारे लोग मारे गए थे, काफी सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था। वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा न्यूज में रहा था क्योंकि एक छोटा सा आइलैंड था जहाँ पे इतने सारे प्रोटेस्ट होना चालू हुए थे। चलिए, एक और बेसिकली टर्म यहाँ पर लिखा है मैंने, ये भी न्यूज में रहता है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ आईपीईएफ। आईपीईएफ मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। देख के बताओ कि कौन सी कंट्री इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली पिछले साल भी न्यूज में था, ये ऐसा नहीं है कि इसी साल न्यूज में आया है, पिछली साल भी, पिछले 1.5 सालों से न्यूज में है। तो जस्ट ध्यान रखना, इसकी कंट्रीज में बता देता हूँ। कंबोडिया बेसिकली इसका पार्ट नहीं है। तो आईपीईएफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंट्रीज यूएस वगैरह भी आती है, तो यहाँ पर पूरा लिख दिया है, इसके अंदर 12 कंट्रीज है, ध्यान रखना। और इंपॉर्टेंट, अब सारी कंट्रीज याद नहीं करने बैठोगे, इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखोगे यहाँ पर। ध्यान रखना, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट चल रहा था सप्लाई चेन को लेकर। हम चाइना को क्या करने का ट्राई कर रहे हैं? बाईपास करने का ट्राई कर रहे हैं। यूएस भी बाईपास कर रहा है। बीच में आप लोगों ने देखा होगा एक टर्म भी न्यूज में रही थी, फ्रेंड शोरिंग, अगर आप लोगों ने सुना हो, ये टर्म भी पिछली बार काफी न्यूज में थी। यूपीएससी दोबारा पूछ सकता है इस टर्म को। फ्रेंड शोरिंग का मतलब होता है यूएस क्या कर रहा था, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को अपनी फ्रेंडली कंट्रीज में शिफ्ट कर रहा था। जैसे एप्पल का देख सकते हैं, ठीक है, तो एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह थी, चाइना की जगह पे इंडिया या जापान या अदर जगह पर शिफ्ट की जा रही थी। तो फ्रेंड शोरिंग का मतलब था कि जब कोई भी कंट्री अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को, अपनी सप्लाई चेन फैसिलिटीज को अपनी एनिमी कंट्री से या अपनी बेसिकली जो विरोधी कंट्री से हटाकर अपनी फ्रेंडली कंट्रीज में शिफ्ट करता है, तो उस टर्म को बोला जा रहा था फ्रेंड शोरिंग। तो फ्रेंड शोरिंग भी बेसिकली न्यूज में था। स्पेशली बेसिकली आप बोल सकते हो कई सारी कंट्रीज, स्पेशली यूएसए तो कर ही रहा था, और यूएस चाइना के रेस्पेक्ट में तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर आप लोग देखते हो, उस टाइम पे काफी न्यूज में था। तो ये टर्म ध्यान रख लीजिएगा, ये टर्म दोबारा पूछी जा सकती है, फ्रेंड शोरिंग, जहां पे अपनी बेसिक फैसिलिटीज को, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को उस कंट्री से हटाकर दूसरी कंट्रीज की तरफ आप मूव करते हो, और वो कंट्री कौन सी होगी? आपकी फ्रेंडली कंट्री हो। दैट्स वाज द फ्रेंड शोरिंग। इसके जो सारे पार्टनर कंट्रीज वगैरह के नाम भी लिखे हुए हैं, तो जस्ट आप लोग को ध्यान रखना है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर आपका इंडिया और यूएस इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। पिछली बार भी न्यूज में था, अभी भी न्यूज में, ये टर्म ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट टर्म बेसिकली यहां पर आपको बता देता हूं, इनोवेशन हैंडशेक। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लॉन्च्ड द इनिशिएटिव इनोवेशन हैंडशेक टू कनेक्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो ये किसके किसके बीच में है? इंडिया यूएसए, चाइना रशिया, इंडिया रशिया, या चाइना एंड यूएई। तो ध्यान रखना, इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट में आप लोगों को बता देता हूं। इससे पहले आईसीईटी, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एग्रीमेंट है इंपॉर्टेंट बिटवीन द इंडिया एंड यूएसए। यस, अनुष्का ने बिल्कुल सही आंसर किया है, दिस इज रिलेटेड टू आपका इंडिया एंड यूएसए। तो ध्यान रखना, ये टर्म न्यूज में रही थी। आईसीटी भी न्यूज में है। आईसीटी का मतलब है आपका
जहां पर अपन बात कर रहे हैं क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का मतलब, ठीक है। सी का मतलब क्या हो रहा है, क्रिटिकल, और ई का मतलब इमर्जिंग। अब आप बोलोगे सर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग का मतलब, जैसे आपका एआई हो गया, आपका 5G हो गया, आपका बिग डेटा हो गया, आपका नैनोटेक हो गया, आपका बायोटेक हो गया, सब क्या है, तो इसको बोला जाता है इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। जस्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इनोवेशन हैंडशेक जो था वो लॉन्च किया गया था टू सपोर्ट द यूएस इंडिया इनिशिएटिव, जो किस पे अपन ने डिस्कस किया था, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, दैट इज द आईसीटी। तो दोनों का इंटर रिलेशन है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप दिमाग लगा सकते हो। यहाँ तक समझ आ रहा है सब लोगों को? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। नाउ एक और चीज जो मैंने आपको उसमें लिख कर दी थी, दैट इज रिलेटेड टू आपका G7। मैंने आपको बिम्स्टेक के साइड में G7 समिट भी लिखा था। अब आप बोलोगे सर आपने G7 समिट के पीछे क्यों लिखा? यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या है, अभी जो नई G7 समिट होने वाली है, मैं आपको बता देता हूं, जो 2024 की G7 समिट होने वाली है, अभी बाकी है, ये कब होगी, अराउंड 14 से 16 जून के बीच में। तो आप सोचो, अगर जैसे ही हमारी नई सरकार बनेगी तो जो भी नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो बेसिकली कहां पर जाएंगे, इटली के अंदर। ध्यान रखना, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन बट फिर भी इंडिया को पिछली 3-4 समिट से लगातार बेसिकली एज ए इनविटेशन, या एज ए बेसिकली, जैसे होता है ना, कोई होस्ट होता है तो उसके पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं कि हम बेसिकली कुछ कंट्रीज को बुला सकते हैं। तो इटली का तो नाम आप लोगों ने वैसे ही सुना होगा, आपके इंस्टाग्राम पे मोदी और मेलोनी वाला जो आप लोग रील्स बनाते रहते थे। तो ध्यान रखना 2024 के अंदर ये समिट हो रही है इटली के अंदर, और इटली की जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा है मेलोनी, उन्होंने बेसिकली मोदी जी को यहाँ पे इनवाइट किया है टू अटेंड द G7 समिट। अभी तक बनी नहीं है, बट फिर भी इन्विटेशन वगैरह सब कुछ आ चुका है, क्योंकि अभी तो सरकार बननी बाकी है ना। अभी तो बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है 6 जून तक, तो और समिट जस्ट उसके 8 दिन बाद ही है। तो मोदी जी को 2 टूर पे निकलना है अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो। वन इज द इटली, और एक दूसरा एक और इंपॉर्टेंट समिट है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो मेरा बताने का पर्पज ये था कि 2024 की समिट तो लगभग 14 से 16 जून को होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कहां से आएगा, जो इसकी 2023 की समिट थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे हुई थी जापान की, जिसका नाम है हिरोशिमा। और यहाँ पे एक हिरोशिमा डिक्लेरेशन भी हुई थी। हिरोशिमा सब लोगों को आई थिंक पता होगा, ठीक है, जहां पर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था यूएसए के द्वारा। तो जो 2023 की समिट हुई है हिरोशिमा, तो अगर आ जाए कि रिसेंटली हिरोशिमा डिक्लेरेशन वाज इन द न्यूज विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग कंटेक्स्ट, आंसर विल बी द G7। ध्यान रहेगा सब लोगों को, उसका आंसर क्या होगा, G7। तो हिरोशिमा और नागासाकी दोनों सिटीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर हिरोशिमा डिक्लेरेशन हुई थी, ये समिट बेसिकली आपकी जापान में हुई थी। इंडिया यहाँ पे भी इनवाइटी कंट्री था, इंडिया यहाँ पर भी इनवाइटी कंट्री है। ध्यान रखना, G7 के अंदर केवल और केवल डेवलप्ड कंट्रीज बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब इसमें आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूं। G7 के अंदर 2 कंट्रीज तो आ जाती है अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, यूएसए और कनाडा। एक कंट्री आ जाती है एशियन कॉन्टिनेंट से, दैट इज द जापान। अब बची 4 कंट्री आपको कमेंट करके बताना है, और हिंट ये है कि चारों की चारों कंट्री बेसिकली कहां से हैं, आपके यूरोपियन कॉन्टिनेंट से हैं, और उसमें से भी 2 कंट्री तो यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट काउंसिल की मेंबर है, यूएनएससी की मेंबर है। तो आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको 3 कंट्री बता दी, यूएस, कनाडा और जापान। 4 कंट्री पूछ रहा हूं, और 4 कंट्री में भी 2 मैंने आपको हिंट दे दिया। 2 यूएनएससी की परमानेंट मेंबर है और 2 बाकी अलग है। उसमें से भी बेसिकली जहां पर सबमिट होने वाली है इटली, तो ऑटोमेटिकली आप नाम बता ही सकते हो कि इटली तो मेंबर होगा ही होगा। और इटली के साथ बेसिकली आपका एक जर्मनी है। यस, अनुष्का ने बिल्कुल सही कमेंट किया, आशीष मीना जी का भी बिल्कुल सही कमेंट है। यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी। याद रखने का भी बहुत सिंपल तरीका है, 2 तो परमानेंट मेंबर हो गई, यूके और फ्रांस, ठीक है। और बेसिकली आपके 2 और 3 और कौन से परमानेंट मेंबर बचे, यूएस, रशिया और चाइना। तो यूके, फ्रांस तो बेसिकली यहां से आ गए। और जर्मनी और इटली को याद रखने के लिए जीआई टैग का आप यूज कर सकते हो, कि दैट इज द जीआई टैग से आप जर्मनी और इटली को याद रख सकते हो। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन होगा हमारी कल की क्लास में। और कल की क्लास में जो मेरे टॉपिक होंगे दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आईआर का एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, जहां पे सारे इंस्टीट्यूशन को एक साथ याद करवा दूंगा। G7, G20, SCO, आपका सार्क, बिम्स्टेक्स, तो सारी मेंबर कंट्री एक साथ याद करेंगे, तो आपका सिंक्रोनाइजेशन में रहेगा। कल की जो क्लास होगी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज हम क्लास को यहीं पर एंड करेंगे।
ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, और सभी लोगों को आप शेयर कर सकते हैं जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइस।